नमस्कार साथियों, इन दिनों आप देखते हैं अरब और इजराइल का संघर्ष जारी है और अब एक बार फिर से युद्ध की स्थिति नजर आ रही है, युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल्स छोड़े, सैकड़ों मिसाइल्स छोड़ दिए उन्होंने। और जिस बीच अब तनातनी का माहौल बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब इसकी जवाबी कार्रवाई करने जाएगा इजराइल और इसी से जो है तीसरे विश्व युद्ध की भी आहट नजर आ रही है। ऐसी बातें और ऐसी चर्चा भी हो रही है। आपको पता होगा कुछ महीनों पहले इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर गाजा पट्टी में हमला किया था और वहां पर लाखों सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। और उसके पश्चात हमने ये भी देखा अभी कुछ ही दिनों पहले लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए और उसके पीछे भी इजराइल का ही हाथ था। और अब ईरान ने इन सब का बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर मिसाइल्स दाग दिए और अब इजराइल इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा, ऐसा अंदेशा पूरे विश्व को है। ऐसा अंदेशा जो है पूरा विश्व लगा रहा है क्योंकि इजराइल अभी जिस प्रकार से चुप्पी पसारे हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका जवाबी कार्रवाई इजराइल करेगा। इस स्थिति में आप देखते हैं इजराइल और अरब पूरा क्षेत्र जो है युद्ध की स्थिति में है, तनातनी की स्थिति में है और इसकी आहट विश्व युद्ध की भी है और पूरे विश्व में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। एक तरफ इजराइल है और इजराइल ने 3 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति खड़ी की। एक तरफ फिलिस्तीन के साथ उसने युद्ध की स्थिति खड़ी की और दूसरी तरफ लेबनान और तीसरी तरफ ईरान। तो ये स्थिति वहां पर उत्पन्न होते जा रही है। तो हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर ये जो संघर्ष हो रहा है अरब वाले क्षेत्र में, अरब इजराइल के बीच जो संघर्ष हो रहा है उस स्थिति को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताते हुए आपको आगे लेकर के चलूंगा महात्मा गांधी के विचारों पर। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज महात्मा गांधी होते तो वो किसका साथ देते, इजराइल का या फिलिस्तीन का। आपको उसको समझना जरूरी है क्योंकि महात्मा गांधी के क्या विचार थे उस पर भी हम समझेंगे। तो आपको पहले मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा अरब इजराइल के संघर्ष को बताने की कोशिश करता हूं। आप जरा इस मैप को गौर से देखिएगा। ये फिलिस्तीन और इजराइल का मैप है 1946 से 2010 तक के बीच का और यहाँ अंग्रेजी में लिखा है पैलेस्टीनियन लॉस ऑफ लैंड, यानी कि फिलिस्तीनियों ने किस प्रकार से अपनी भूमि को खोया है 1946 से 2010 तक। उसको आप इस नक्शे में देख सकते हैं। इस नक्शे में आप देखेंगे ये पहला नक्शा है 1946 का और यहाँ पर जो आप वाइट क्षेत्र देख रहे हैं वो है इजरायली क्षेत्र, इजरायली क्षेत्र जेविश लैंड जिसको कहा जाता था। यानी कि इजराइल 1946 में इतने क्षेत्र में ही सीमित था। आप देखेंगे व्हाइट वाला क्षेत्र उतने ही क्षेत्र में इजरायली क्षेत्र हुआ करता था और बाकी पूरा का पूरा जो ग्रीन लैंड आप देख रहे हैं वो पैलेस्टीनियन लैंड था, यानी कि फिलिस्तीनियों का हिस्सा हुआ करता था, फिलिस्तीनी भूमि हुआ करता था। यहाँ पर मैं आपको इतिहास के उन बातों को थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आपको जानना जरूरी है। यहूदी एक ऐसे लोग हैं जिनके साथ, यहूदी समाज के ऐसे लोग हैं जिनको धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। चाहे वो हिटलर हो जिसने प्रताड़ित किया, 60 लाख से भी अधिक यहूदियों को उसने मरवा दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आप देखेंगे तो वहाँ पर जर्मनी में जिस प्रकार से यहूदियों का नरसंहार किया गया था तो उस स्थिति में 60 लाख से भी अधिक यहूदी मार दिए गए थे। गैस चैम्बर में भर करके मार दिया गया, फांसी में लटका करके मार दिया गया। तो यहूदियों को मारा था हिटलर ने, इसलिए मारा था वो उनको जो है उचित नस्ल का नहीं मानता था और उसको अपने देश के लिए जो है यहूदियों को अपने देश के लिए खतरा मानता था। तो इसी वजह से उसने यहूदियों का नरसंहार किया था। और इसके पश्चात यहूदी पूरे विश्व के कई कोने में बसा करते थे तो उनके साथ हर एक जगह पर अन्याय होता था। यहूदियों को धर्म के आधार पर हर एक जगह पर प्रताड़ित किया जाता था। फिर चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में जाकर के बसे तो उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगा करके उनके साथ अत्याचार किया जाता था, उनके साथ अन्याय किया जाता था। ये तक उनको कहा जाता था कि ये प्लेग फैलाने वाले लोग हैं, कई प्रकार की बीमारियों को फैला देते हैं। ऐसा कह करके जो है उनके साथ अन्याय होता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको खदेड़ा जाता था। यानी कि विश्व भर में यहूदियों के साथ अन्याय हो रहा था। तो यहूदियों ने सोचा कि यार ऐसी स्थिति अगर हमारे साथ रही तो हमारी कौम जो है इस दुनिया में रही नहीं जाएगी, यानी कि हमारे अस्तित्व पर संकट आ गया है। तो उन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी और वो जो है यहूदी जो है इजरायली क्षेत्र, फिलिस्तीनी अरब वाले क्षेत्र में आकर के बसने लगे, धीरे धीरे आकर के बसने लगे। और फिर समय आगे बढ़ा तो फिर यूएन ने एक प्लान तैयार किया था 1947 में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दूसरा नक्शा। तो यूएन ने एक प्लान
तैयार किया था, जिसमें फिलिस्तीनियों के लिए कुछ क्षेत्र को निर्धारित किया था और कुछ क्षेत्र इजरायलियों के लिए जो है निर्धारित किया था, और उसको लागू करने के लिए ब्रिटेन को कहा था। लेकिन ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध हार चुका था, तो उसकी स्थिति खराब हो गई थी, तो उसने इस यूएन प्लान को लागू किए बिना ही फिलिस्तीनी अरब वाला क्षेत्र छोड़ करके भाग गया, और इसी वजह से फिर इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसने ये फिलिस्तीनी क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो ये आप 1947 वाला नक्शा देखेंगे, 1967 वाला और 2010, तो 2010 तक आप आकर के देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है फिलिस्तीनी क्षेत्र इजराइल के कब्जे में चला गया। आप देख रहे होंगे 1947 में कब्जा कर रहा है, 67 तक कब्जा कर ले रहा है, व्हाइट वाला क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि फिलिस्तीनी क्षेत्र इजरायली कब्जे में जा रहा है, फिलिस्तीनी क्षेत्र इजरायली कब्जे में जा रहा है। तो इस प्रकार से 2010 आते तक फिलिस्तीनी अपना पूरा भूमि खो चुका था, और वो किसने कब्जा कर लिया था? इजराइल ने कब्जा कर लिया। ये दूसरा मैप आप देखिए, और इस दूसरे मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप यहाँ देखेंगे तो एक द वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र और ये द गाजा स्ट्रिप वाला क्षेत्र ही जो है फिलिस्तीनी क्षेत्र रह जाता है, और बाकी पूरा का पूरा जो है इजरायली क्षेत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है फिलिस्तीनियों ने अपनी भूमि को खो दिया, और इसी वजह से जो है अरब और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हो गया। फिलिस्तीन और इजराइल जो है एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब हम आपको महात्मा गांधी के विचारों की तरफ लेकर के चलते हैं कि महात्मा गांधी किसके समर्थक थे, फिलिस्तीन के समर्थक थे या इजराइल के समर्थक थे। तो गांधी का यहूदियों से जुड़ाव पुराना रहा है। 1893 से 1914 के बीच वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, जहां उनके ज़्यादातर दोस्त यहूदी थे, खासकर हरमन कालिनबाग जो गांधी के आजीवन सहयोगी रहे। इस तस्वीर में आप हरमन कालिनबाग और गांधी जी को साथ में देख सकते हैं। एक तरफ 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात ईरान ने इजराइल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कहा गया कि ये हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नसरल्लाह और ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों के नेताओं की मौत का बदला है। 2 अक्टूबर के दिन भारत समेत दुनिया भर में इस हमले से पैदा हुए नए संकट की चर्चा हुई, और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई। देश दुनिया उन्हें अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक के रूप में जानती है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो गया कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर गांधी जी क्या सोचते थे। उन्होंने 86 साल पहले फिलिस्तीन के सवाल पर अपना जवाब रख दिया था। क्या जवाब रखा था? तो यहूदियों से गांधी का लगाव। कोई कहेगा कि गांधी होते तो शायद मिडिल ईस्ट में चल रही इस लड़ाई का खुलकर विरोध करते। कोई ये बताएगा कि गांधी इजराइल की तरफ झुकते। हालांकि गांधी ने साल 1938 में ही अपनी राय रख दी थी। हरिजन पत्रिका में लिखे द ज्यूस नाम के एक आर्टिकल में गांधी ने बताया था, फिलिस्तीन उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। बात समझ में आ रहे हैं आपको? मैंने अभी शुरुआत में जो आपको बताया कि फिलिस्तीनी क्षेत्र को इजराइल ने अपने कब्जे में लिया, तो उसके विरोध में थे गांधी जी, और गांधी जी स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि फिलिस्तीनी उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। बातें क्लियर हैं? लेकिन इस एक लाइन मात्र से फिलिस्तीन को लेकर गांधी की सोच को समेटा नहीं जा सकता। गांधी जी यहूदियों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने एक आर्टिकल में अर्जुन सेन गुप्ता बताते हैं कि इस मुद्दे पर गांधी क्या सोचते थे। उनके मुताबिक हरिजन में गांधी लिखते हैं, मेरी पूरी सहानुभूति यहूदियों के साथ है। वे ईसाई धर्म में अछूत रहे हैं। ईसाइयों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार और हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ किए गए व्यवहार में बहुत समानता है। दोनों मामलों में उनके साथ किए गए अमानवीय व्यवहार को उचित ठहराने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। गांधी ने एडोल्फ हिटलर को खुश करने की ब्रिटेन की नीति पर चिंता भी व्यक्त की थी। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले गांधी ने इस पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, मानवता के हित में और यहूदी लोगों पर अत्याचार को रोकने के लिए जर्मनी के साथ युद्ध भी पूरी तरह से उचित होगा।
गांधी का यहूदियों से जुड़ाव पुराना रहा है। अखबार ने बताया है कि 1893 से 1914 के बीच वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, जहां उनके ज़्यादातर दोस्त यहूदी थे, खासकर हरमन कालिनबाख, जो गांधी के आजीवन सहयोगी रहे। इस चर्चा के बीच एक किताब का जिक्र जरूरी है, मार्गरेट चटर्जी की गांधी एंड हिज ज्यूइश फ्रेंड्स 1992। आर्टिकल में लिखा है कि इस किताब में मार्गरेट लिखती हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी पूर्वी यूरोप के यहूदी प्रवासियों को ऐसे लोगों के समूह के रूप में देखते थे जो भारतीयों की तरह बिना किसी गलती के यातनाएं झेल रहे थे। ये सभी लोग गांधी के सबसे करीबी दोस्त बन गए। जोहान्सबर्ग और लंदन में गांधी सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए इन लोगों पर ही निर्भर रहते थे। जियोनिस्ट राज्य पर गांधी जी के क्या विचार थे उसे भी आप जानिए। गांधी यहूदियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे, लेकिन वो कभी भी जियोनिस्ट राज्य के पक्ष में नहीं थे, यानी कि यहूदी राज्य के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि यहूदी देश की मांग यहूदी लोगों के उस उद्देश्य को कमजोर करेगी, उन्हें दुनिया में कहीं भी सम्मान और बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। गांधी लिखते हैं, अगर यहूदियों के पास फिलिस्तीन के अलावा कोई घर नहीं होगा तो क्या वो दुनिया के उन दूसरे हिस्सों को छोड़ने के लिए मजबूर होने के विचार को पसंद करेंगे जहां वे बसे हुए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? गांधी का मानना था कि जियोनिस्ट राज्य के लिए यहूदियों का दावा जर्मनी द्वारा उन्हें निष्कासित करने की प्रक्रिया को एक औचित्य रूप देगा। इस पर गांधी कहते हैं, यदि मैं यहूदी होता और जर्मनी में पैदा हुआ होता तो मैं जर्मनी को अपना घर मानता और किसी गैर यहूदी जर्मन को चुनौती देता कि वो मुझे गोली मार दे या मुझे काल कोठरी में डाल दे, मैं निष्कासित होने या भेदभावपूर्ण व्यवहार को स्वीकार करने से इनकार कर देता। जियोनिस्ट राज्य का समर्थन न करने के पीछे गांधी के अपने तर्क थे। वो मानते थे यहूदियों को अरब लोगों पर थोपना गलत और अमानवीय है। ये मानवता के खिलाफ अपराध होगा कि अरब लोगों के गौरव को कम किया जाए ताकि फिलिस्तीन को आंशिक या पूरी तरह से यहूदियों को उनके राष्ट्रीय घर के रूप में वापस किया जा सके। गांधी का मानना था कि ब्रिटिश समर्थन से जिस तरह से जियोनिस्ट परियोजना को चलाया जा रहा था वो मूलतः हिंसक थी। इजराइल पर गांधी पिघल गए। यहूदियों के प्रति गांधी की सहानुभूति तो ठीक थी, लेकिन कई लोगों का तर्क है कि जब इजराइल का प्रश्न आया तो उनका मन बदल गया। कई लोगों का दावा है कि होलोकास्ट की भयावहता के बारे में पता चलने के बाद इस मुद्दे पर गांधी की राय में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इसके लिए जून 1946 में गांधी की जीवनी लिखने वाले लुई फिशर के साथ हुई उनकी बातचीत को अक्सर कोट किया जाता है। इसमें गांधी कथित रूप से कहते हैं, यहूदियों की मांग अपनी जगह ठीक है। मैंने ब्रिटिश जियोनी सांसद सिडनी सिल्वरमैन को बताया कि यहूदियों की फिलिस्तीन की मांग अपने आप में जायज़ है। अगर अरबों का फिलिस्तीनी पर दावा है तो यहूदियों का इस पर दावा पहले से ही है। हालांकि फिशर के लेखन के अलावा इस दावे को सपोर्ट करने वाले काफ़ी कम सबूत हैं। एक अखबार ने फिशर से गांधी की बातचीत का हवाला देते हुए उनके यहूदीवाद का समर्थन के बारे में एक लेख प्रकाशित किया। लेख सामने आने के बाद गांधी ने जुलाई 46 में हरिजन में एक स्पष्टीकरण सामने रखा। इसमें गांधी लिखते हैं, यहूदियों के निर्दयी उत्पीड़न के बाद शायद फिलिस्तीन में उनकी वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। गांधी अंत में लिखते हैं कि यहूदियों ने अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता से और बाद में हिंसा की मदद से फिलिस्तीन पर खुद को थोपने की कोशिश करके बड़ी गलती की है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, मैंने शुरुआत में जो बताया था कि फिलिस्तीनी क्षेत्र को इजराइल ने अपने कब्जे में किया, यानी कि यहूदियों ने अपने आप को फिलिस्तीन और अरबों के ऊपर थोप दिया। उसके विरोध में थे गांधी जी। यहूदियों को ज़बरदस्ती अरबों के ऊपर थोपने के विरोध में थे गांधी जी। और गांधी जी ने लास्ट में ये भी कहा कि जिस प्रकार से यहूदियों ने अमेरिका के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से और बाद में हिंसा के सहयोग से अपने आप को फिलिस्तीनियों के ऊपर थोपा, अरबों के ऊपर थोपा, वो गलत है। और इसी वजह से संघर्ष शुरू हुआ है। अरब इजराइल के बीच संघर्ष इसी वजह से शुरू हुआ है क्योंकि यहूदियों ने अपने आप को ज़बरदस्ती फिलिस्तीनियों के ऊपर थोपा और अरबों के ऊपर थोपा है। तो ये पूरा का पूरा मामला है, गांधी जी के विचार हैं, इसको लेकर के हमने चर्चा किया है। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद। जय हिंद।